नमस्कार। ऑलवेज टॉप चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 3 की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। देखिए, आज हम बात करते हैं पार्ट 3 आरबीसी की। आरबीसी हम पढ़ चुके थे, आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। देखिएगा, अगर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। यानी कि इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका। सबसे पहले इसके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि सर ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, इसका सबसे पहले खोज किसने की थी। अगर डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी की थी दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था एंड्रल एंड एडिशन। एंड्रल और एडिसन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में कि सर जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता था, आपको बताया था। तो इसकी खोज के बाद में बात करते हैं कि सर इसका फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण कहां होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका निर्माण अगर बात करते हैं कि भ्रूणावस्था के अंदर, भ्रूणावस्था में एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर इसका निर्माण होता है प्लीहा, जिसे बोलते हैं तिल्ली, और इसी को बोलते हैं स्प्लीन, और या फिर लीवर के अंदर इसको बोलते हैं यकृत, या फिर इसको बोलते हैं जिगर। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। अगर बात करते हैं कि सर वयस्क अवस्था में इसका निर्माण कहां होता है, तो वयस्क अवस्था में इसका निर्माण जो होता है वो होता है अपने येलो बोन मेरो में। येलो बोन मेरो, जिसको बोलते हैं पीत अस्थि मज्जा। पीत अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में कुछ कि सर इसकी संख्या जो होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या वो कितनी होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये होती तो 4000 से है, लेकिन आपको ऑथेंटिक एनसीईआरटी बेस पे 6000 से 8000 प्रति 100 ml करना है। ये ध्यान से सुनना। तो इसी प्रकार से आरबीसी का क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में बात करते हैं कि सर इसका रासायनिक नाम क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का अगर बात करते हैं रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट नाम होता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि सर इसका निर्माण, फॉर्मेशन किसने डिस्कवरी किया था, कहां से इसका फॉर्मेशन होता है, इसकी संख्याएं कितनी होती है, किस प्रकार से यह काम होता है, ठीक है क्या। नेक्स्ट बात सुनना, आपको स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। उसके बाद में क्या है, हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट इसके बारे में कि डब्ल्यूबीसी होता कितने प्रकार का है, किस प्रकार से काम करता है, ठीक है क्या। एक बात बताता हूं आपको कि जो इसकी निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं, ठीक है क्या। इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं आगे कि डब्ल्यूबीसी के प्रकार, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। डब्ल्यूबीसी होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। देखिएगा, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। एक होते हैं जिसको बोलते हैं कणिकाणु, इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट,
और दूसरी होती है अकणिकाणु, 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 और इसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? केंद्रक के आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। अब समझिएगा, अगर कणिकाणु बात की करते हैं तो ये डब्ल्यूबीसी होती है 3 प्रकार की। सबसे पहली कौन सी होती है? उसका नाम होता है न्यूट्रोफिल्स। सेकंड होती है, उसको बोलते हैं इओसिनोफिल्स, और थर्ड होती है, उसको बोलते हैं बेसोफिल्स। इसी प्रकार से क्या होता है, जो ये ग्रेनुलोसाइट होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं मोनोसाइट और दूसरी को बोलते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। समझिएगा, अब जो लिम्फोसाइट होती है ये भी आगे 2 प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। इस बी का मतलब होता है बोन यानी कि हड्डी, और टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है थाइमस, थाइमस लिम्फोसाइट। इस प्रकार से 2 प्रकार की होती है। अब समझिएगा कि बात, अब बात करते हैं कि सर ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है, ये न्यूट्रोफिल्स जो है संख्या में कितनी होती है समझना पहले। ये होती है 60 से 65%। सर इओसिनोफिल्स कितनी होती है? ये होती है 18 से 19%। सर ये बेसोफिल्स कितनी होती है? ये होती है 0.5 से 1%। सर ये मोनोसाइट कितनी होती है? ये होती है 2 से 10%। सर ये लिम्फोसाइट कितनी होती है? ये होती है 20 से 25% होती है। अब क्या होता है, इसकी खास बात क्या होती है वो समझिएगा। जो ये कणिकाणु होती है, इसमें देखो इस प्रकार से मैं बनाया और इस प्रकार से इसके अंदर मैं न्यूक्लियस बनाता हूं। देखिएगा, ये मैंने बनाया, इसके अंदर न्यूक्लियस इस प्रकार से, इस प्रकार से न्यूक्लियस बनाता हूं। देखिएगा, फिर ये फिर न्यूक्लियस बनाया इसके अंदर। आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। देखो, और इसके अंदर ध्यान रखना जो फ्लूइड भरा होता है इस प्रकार से, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, इसके अंदर बिल्कुल इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। देखिएगा, इसके अंदर क्या होता है, मोनोसाइट में एक ही केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। देखिएगा, एक ही इस प्रकार का न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर भी क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, यानी कि द्रव्य। सब कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसको कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो डब्ल्यूबीसी में द्रव्य होता है, इस द्रव्य को स्टेन कहा जाता है। स्टेन, इस द्रव्य को स्टेन कहा जाता है और इसको बोलते हैं अभिरंजित द्रव्य, अभिरंजित द्रव्य। अब बात समझिएगा कि सर ये जो होती है, ये जो न्यूट्रोफिल्स, ये कैसे प्रकृति की होती है? तो ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल जो होती है ये होती है उदासीन प्रकृति की, न्यूट्रल, उदासीन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर इओसिनोफिल कैसी होती है? ये होती है अम्लीय प्रकृति की। और सर ये बेसोफिल्स क्या होती है? ये होती है क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट बात सुनिएगा, अगर बात करते हैं कि सर ये जो मोनोसाइट है ये प्रकृति नहीं होती, लेकिन बात ये आती है कि सर ये मतलब इसका लाइफ स्पैन या फिर कितने जीवन काल होता है, कितने % की बात कर ली हमने, तो ये ध्यान रखना इसका नेचर नहीं होता है, बट ये क्या होता है, इसकी खास बात लिखा देता हूं आपको, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी,
सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट, और संख्या में सबसे ज्यादा होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स। ये अब बात ध्यान में रखिएगा। और ये होती है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है क्या? ये अब बात बहुत ध्यान से सुनना। इस प्रकार से ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। अब एक बात समझिएगा, ये क्या होता है, जो बेसोफिल से इससे निकलने वाले 3 रसायन सिक्रेशन होते हैं। एक का नाम होता है हिस्टामिन, दूसरा होता है हिपेरिन, और तीसरा होता है सीरोटोनिन। इस प्रकार से सीरोटोनिन, इस प्रकार से क्या होता है, 3 रसायन स्रावित होता है इससे। सीरोटोनिन 3 रसायन स्रावित होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिएगा, अब देखिएगा, बात करते हैं कि सर ये हमें डब्ल्यूबीसी जो होता है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी के कार्य सबसे मेजर क्या है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मान लिया। कैसे बढ़ाता है वो सुनना। होता क्या है देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं 2 डब्ल्यूबीसी की। 1 नंबर पे लिख रहा हूं, एक लेता हूं मैं आपको इओसिनोफिल्स तथा बेसोफिल्स। बहुत ध्यान से समझना इसके बारे में। हमारे शरीर में निर्जीव पार्टिकल कण प्रवेश करता है तो निर्जीव पार्टिकल्स प्रवेश करता है तो बेसोफिल उस कण की, पार्टिकल्स की पहचान करता है सबसे पहले, फर्स्ट स्टेज। फिर यदि वो कण या ऑर्गेनिज्म पार्टिकल्स, यदि वो कण निर्जीव हुआ तो वह हिस्टामिन का स्रावित करेगा। जैसे स्रावित करेगा, यह हिस्टामिन इओसिनोफिल को सक्रिय कर देगा। और जैसे ही सक्रिय करेगा, हमें खांसी या छींक आएगी। वह पार्टिकल्स बाहर आ जाता है। कैसे होता है समझना इस बात को, जो लिखा है। जैसे हम बाइक पे जा रहे हैं, तो बाइक पे जाते हुए कभी कभी क्या है, हमारे निर्जीव पार्टिकल्स क्या है, नाक के अंदर से चले जाते हैं। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जैसे निर्जीव पार्टिकल्स हमारे अंदर गया, ये देखो पार्टिकल्स कण, और कैसा होना चाहिए, नॉन लिविंग, निर्जीव पार्टिकल्स प्रवेश करता है तो बेसोफिल जो है, अभी बताया था आपको, बेसोफिल्स उस कण की पहचान करता है कि वो सजीव है या निर्जीव है। अगर नॉन लिविंग हुआ, कण निर्जीव हुआ, तो वह
हिस्टामिन का सिक्रेशन करेगा, स्रावित करेगा। और यह हिस्टामिन जो होता है वो इयोसिनोफिल को क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा, मतलब एक्टिव कर देगा। जैसे ही एक्टिव करेगा और हमें खांसी या छींक आएगी और वो पार्टिकल्स बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या देता है, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, हमारी बढ़ाता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना। उसके बाद में बात करते हैं कि सर इयोसिनोफिल हमें कैसे प्रोटेक्शन देता है। देखो, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के क्या है, दो प्रोसेस होती है, क्या होती है समझना। मान लीजिए वायरस को छोड़कर, वायरस को छोड़कर जितने भी सजीव ऑर्गेनिज्म है, जीव है, जीवों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कैसे समझिएगा। वायरस को छोड़कर सजीव जितने भी जीव हैं उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा समझना। मान लीजिए कोई जीवाणु आपकी बॉडी के अंदर गया, सबसे पहली स्टेज में, फर्स्ट चरण में, वो जो जीव होती है उसकी जो कोशिका होती है, उसकी कोशिका, आपको पता है जीवाणु यूनिसेल्युलर है, एक कोशिका जीव है। फर्स्ट चरण में क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे ही आकर्षित किया और ये जीवाणु इसके पास में आएगा, वैसे ही ये क्या करेगा, सेकंड स्टेज के अंदर, चरण में, सेकंड चरण में क्या करेगा, उसको खा जाएगा। क्या करेगा, उसको खा जाएगा। उसको खा जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस हो रही है इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए वो क्या है, पार्टिकल्स क्या है, कमजोर है। उस कंडीशन में क्या होता, जैसे ही जीवाणु आएगा उसकी फर्स्ट स्टेज में क्या करेगा, अपनी ओर उसको आकर्षित करता है, आकर्षित ही करेगा इस जीवाणु को। और सेकंड स्टेज में क्या करेगा, उसका जो कोशिका है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य को क्या कर लेगा, सौख लेगा। क्या कर लेगा, सौख लेगा। इस कोशिका द्रव्य को क्या कर लेगा, सौख लेगा। और इसी सौख लेने को, इसी प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है क्या, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे हमें प्रोटेक्शन देता है। अब एक बात बताता हूं आपको, मेजर ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी क्या है, इसमें क्या है, अपनी लाइफ लिखी नहीं कि इसके जीवन काल कितना होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो ग्रेनुलोसाइट होता है, इसका जीवन काल की बात करता हूं अगर मैं, जीवन काल, तो इसका जीवन काल होता है 7 से 10 दिन। ठीक है। अगर मोनोसाइट की बात करता हूं, इसका होता है 10 से 20 घंटे। अगर लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये कई दिनों से कई सालों तक होती है, कई दिनों से कई वर्षों तक, कई दिनों से कई वर्षों तक इसका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है। ठीक है। इस प्रकार से ये हमने बात की WBC की। अब नेक्स्ट समझिएगा आप, प्लेटलेट्स कैसे काम करता है। इसको बोलते हैं बिंबाणु और इसको पट्टिकाणु भी बोलते हैं।
पट्टिकाणु। समझना, सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो बिंबाणु प्लेटलेट्स होता है इसका निर्माण कहां से होता है? निर्माण, फॉर्मेशन। ध्यान रखना, इसका निर्माण करते हैं अगर भ्रूण में, भ्रूणावस्था में इसका निर्माण होता है प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन, अगर और लीवर यानी कि यकृत निर्माण होता है। अगर बात करते हैं कि सर अगर वयस्क में बात करते हैं कि वयस्क अवस्था में इसका निर्माण कहां होता है, तो ध्यान रखना वयस्क अवस्था में इसका निर्माण होता है येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो में होता है, यानी कि पीत अस्थि मज्जा। पीत अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात सुनिएगा कि सर इसका निर्माण और तो हो गया, लेकिन ये बताओ कि इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, नाम सुनिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। अगर बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है इसकी, अगर संख्या की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी संख्या जो होती है वो होती है 1.4 लाख से 1.4 से 4.5 लाख प्रति 100 ml ब्लड के अंदर होती है। ठीक है क्या? ये ध्यान रखना आप, लाख प्रति 100 ml में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। अब रक्त का थक्का सिर्फ ये नहीं बनाता है, आगे बात करते हैं हम कि रक्त का थक्का कौन बनाता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये बात करेंगे हम। देखिए इसके अलावा क्या होता है, एक होता है हिपेरिन, हिपेरिन और होता है, ध्यान से समझिएगा। ये हिपेरिन क्या होता है? हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर, शरीर में रक्त को जमने नहीं देता, जमने नहीं देता है, हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। और ध्यान रखना ये हिपेरिन कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से, हिपेरिन कृत्रिम रूप से जो लीच होती है जोंक, जोंक, जोंक की लार में, जोंक की लार में हिरुडिन होता है, हिरुडिन। इस हिरुडिन जो जोंक की लार में हिरुडिन होता है, इसमें पाया जाता है क्या? ये हिपेरिन, हिपेरिन। अब समझना, ऑपरेशन के दौरान किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ध्यान रखना हिपेरिन का लगाया जाता है, ताकि ब्लड जो है वो क्लोट नहीं हो। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के दौरान क्या होता है? हिपेरिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, लगाया जाता है, ताकि क्या हो? रक्त नहीं जमे, रक्त नहीं जमे। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर कि जो रक्त नहीं जमता है ये तो मान लिया, लेकिन एक और बात बताओ कि जो हमारा रक्त होता है वो कोगुलेंट होता है, मतलब हमारे शरीर में तो नहीं जमता है, ठीक है, लेकिन ये जो ब्लड निकाला जाता है, जिसको हम एक यूनिट नाम से जानते हैं कि एक यूनिट के अंदर कितना ब्लड होता है, ध्यान से समझना। एक यूनिट में, एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है, जिसमें क्या होता है 300 ml तो वापस चढ़ा दिया जाता है और 50 ml जो होता है ये 50 ml चेक करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है
350 यूनिट जो है वो ब्लड निकाला जाता है, 300 ml वापस चढ़ा दिया जाता है और 50 ml क्या होता है, रखा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि सर ये बताओ कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होता है। समझना, रक्त का थक्का कैसे जमता है, रक्त का थक्का कैसे जमता है। क्वेश्चन यहां से आ गया, समझना कैसे जमता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारा रक्त है, समझना अभी आपने देखा था कि प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स, इससे जहां पे मान लीजिए कहीं पे हमारे लगी है, वहां पे क्या होगा, यहां पे इस प्रकार से क्या होगा, सिक्रेशन होगा, जो एक रसायन होता है वो प्लेटलेट से आता है और उसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आता है कैल्शियम प्लस प्रोटीन के संपर्क में, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये पूरा बदल जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज में, प्रोथ्रोम्बिनेज में बदल जाता है। अब क्या होगा, अब हमारे जो लीवर होता है यकृत, इस यकृत से आता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन आता है। ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो है, इस प्रोथ्रोम्बिनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन में। किसमें, थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब क्या होगा सुनना, अब आएगा हमारे जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, इस प्लाज्मा से आएगा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। इस फाइब्रिनोजन को ये थ्रोम्बिन जो है ये बदल देगा फाइब्रिन में, ये बदल देता है फाइब्रिन में। अब क्या होगा, ये फाइब्रिन प्लस रक्त कणिकाएं, ये मिलकर दोनों बना देती है थक्का, क्लोटिंग कर देता है। ठीक है क्या, इस प्रकार का ये क्या बना देता है, थक्का। और इस पूरे सिद्धांत को बोलते हैं, ध्यान से सुनेगा, इस पूरे सिद्धांत को बोलते हैं हम कैस्केड का सिद्धांत, कैस्केड का सिद्धांत। और ये जिस वैज्ञानिक उसका नाम था मैकफर्लिन, उस वैज्ञानिक का नाम था। इसने बता दिया था कि रक्त का थक्का 5 से 8 मिनट में जम जाता है, मिनट में जमता है। इस प्रकार से हमने क्या किया, आज हमारा रक्त कंप्लीट हुआ है। हमने बात किया था कि ब्लड फॉर्मेशन कहां से होता है, मेसोडर्म से होता है, पीएच मान कितना होता है, कुछ जनरल नॉलेज की बातें की थी हमने। उसके बाद में हमने आरबीसी पढ़ा था, उसके बाद में हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, उसके बाद में हमने प्लेटलेट्स पढ़ा है, उसके बाद में हमने पढ़ा था हिपेरिन, और उसके बाद में हमने पढ़ा है ये रक्त का थक्का कैसे बनता है, किस वैज्ञानिक का नाम है, किसने दिया था, क्या सिद्धांत को बोलते हैं, प्रिंसिपल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो पाए, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनका भला हो पाए। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। ब्लड जो डोनेशन होता है, ब्लड डोनेट कैसे किया जाता है, रिसीव कैसे किया जाता है, ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, किसने डिस्कवरी की थी, किसने क्या किया था, उसके बाद में पढ़ेंगे हम हृदय, हार्ट। इसी प्रकार से ही हमारा क्या है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। आज हमारा ब्लड कंप्लीट हुआ है 3 लेक्चर के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।